नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव से पहले नई कथा शुरू हो गई, यूपी के अंदर से लेकर बिहार तक। इस कथा के कैरेक्टर यूपी के मुकुटमणि यादव हैं। इस कथा की शुरुआत इटावा से होती है। यादव बहुल इलाके होने के चलते इस कथा का चुनाव पर असर पड़ेगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं या फिर रणनीति का हिस्सा है। लेकिन यूपी में ब्राह्मण किसके साथ हैं और यादव किसकी तरफ है, अब ये विधानसभा चुनाव में ही दिखेगा। लेकिन जिस मुकुटमणि पर विवाद हुआ, आखिर उसने ये क्यों किया और अपनी पहचान क्यों छिपाई, और जैसे ये मामला सामने आया तो अखिलेश यादव ने या फिर तेजस्वी यादव ने इसको लपकने का मौका क्यों नहीं गंवाया। लेकिन बाद में जब खुलासे हुए तो अब इस मसले से वो दूरी बना रहे हैं और यादवों को छोड़कर अब ब्राह्मण की तरफ भी जाते दिख रहे हैं। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब इसमें बिहार की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, वो भी शामिल हो चुकी है। सवाल इस बात का है कि क्या यह संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि अब इसमें एंट्री मार दी है आरएसएस ने भी। यह कहा जा रहा है कि इटावा की रणनीति को देखते हुए, वहां के वोट बैंक के गणित को देखते हुए जो कदम उठाया गया वो कदम ऐसे ही नहीं उठा है। समाजवादी पार्टी बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने कराया। आरएसएस का कहना है कि यह प्रयोग समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि उसको एक आकलन करना है कि अगर इस प्रयोग में सफलता नहीं मिली तो फिर दूसरी रणनीति क्या होगी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस वक्त चर्चा में है और राजनीति का हिस्सा है और राजनीति इस पर जमकर हो रही। आज योगी ने भी जमकर प्रहार किया परिवारवाद पर भी, समाजवाद पर भी, और यह कहा कि पहले का समाजवाद बहुत अलग था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद हावी है इन कुछ पार्टियों में, और इनके समय में सरकार भी परिवारवाद से ही चलती थी। इधर इटावा से शुरू हुई जाति की जंग अब देश में मुद्दा बन गया। अखिलेश यादव ने देरी ना करते हुए कथावाचकों का सम्मान कर दिया। हालांकि बाद में कई खुलासे हुए तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के वार पर जबरदस्त पलटवार कर दिया है। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। जी हां, तो अब यहां पर सवाल इस बात का है कि मौजूदा दौर में जो इस वक्त प्रयोग का जिक्र हो रहा है, क्या वाकई ये राजनीतिक प्रयोग है, समाजवादी पार्टी की तरफ से है, या फिर हम कहें कि उन दलों जिनका नाम लिया जा रहा है, या फिर कुछ संगठन, आरएसएस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले। और इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो सिर्फ ये इटावा से मामला उठा नहीं, ये मामला जैसे ही उठा अखिलेश ने एक कदम बढ़ाया, बुलाया, मुकुटमणि का सम्मान कर दिया, बाद में उनके फर्जी आधार कार्ड पर उन पर मुकदमा भी हुआ और तब से दूरी बना रहे अखिलेश। आज ब्राह्मणों को साधने में भी लगे हुए हैं, क्योंकि अब यहां पर ब्राह्मण बनाम यादव हो गया। लेकिन यह प्रयोग बिहार तक पहुंचा। तेजस्वी ने भी कहा कि अगर ऐसा कुछ यहां होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह हो गया कि क्या यह प्रयोग जो है, जिसने भी कराया, उसकी राजनीतिक मंशा पूरी हो पाएगी, और अगर नहीं होती है तो उसकी रणनीति क्या होगी। आरएसएस की एंट्री के बाद अब यहां पर उनके ऊपर भी सवाल खड़े हैं कि जब आरएसएस कहीं पर भी अपने संगठन को सक्रिय करता है तो वहां पर उसकी जो सकारात्मकता है उसको देखते हुए उस प्रयोग को करता है। लेकिन आरएसएस की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और एसपी की यादव वोटिंग ट्रेंड को अगर हम देखें तो 2017 में यादव ने बीजेपी को 12% ही वोट किया था, जबकि समाजवादी का प्रतिशत था 83। 2022 में यह बीजेपी का वोट बैंक 2% घटा और 10% वोट आए, जबकि समाजवादी पार्टी को 15% वोट बैंक का नुकसान हुआ। 17 की बात करें तो 17 में बीजेपी को 83% लोगों ने वोट किया, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% ही वोट मिले। 2022 की बात करें तो बीजेपी को फायदा हुआ और 6% वोट बैंक की उसमें बढ़ोतरी हुई। तो समाजवादी पार्टी का 1% वोट प्रतिशत बढ़ा, उसको भी थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन परसेंटेज बहुत कम था। जाति क्यों पूछी जा रही है कथावाचक की, यह सवाल उठाया गया। लेकिन उसके साथ साथ यह भी सवाल है कि जाति छिपाई क्यों गई। अब यह उल्टा सवाल मुकुटमणि पर है। उसके ऊपर भी कई आरोप लगे हैं। ना सिर्फ एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया, बल्कि उस पर एफआईआर हुई, क्योंकि 2 आधार कार्ड एक ही नंबर के, जिसपे फोटो उसी की थी। यह अपने आप में बड़ा अपराध। अब दूसरी तरफ यहां पर जब उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो वो पुलिस तफ्तीश में, उसकी जांच चल रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर बीजेपी और बीजेपी समर्थित लोगों ने किया है, ब्राह्मणों ने किया है, क्योंकि ब्राह्मणों का वहां पर जिक्र किया गया कि कथावाचक तो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। उस पर भी बवाल हुआ।
और बहुत सारे कथावाचकों की, बड़े बाबाओं का नाम सामने आया जो कि अलग अलग जातियों के हैं, लेकिन सबने उनको स्वीकारा। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि विवादित भी हैं, लेकिन यहां पर पहला जो आरोप लगा समाजवादी पार्टी की तरफ से वो ये था कि आखिर जाति पूछी ही क्यों। और दूसरी बात कि यादव जाति का वो है, इस वजह से उसको निशाना बनाया गया और बीजेपी की सरकार में यादवों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि बाद में मामला पलटा, अखिलेश को भी एहसास हुआ कि कहीं और वर्ग और जातियां नाराज न हो जाएं, क्योंकि यूपी, बिहार में जातियों की राजनीति को कोई इनकार नहीं कर सकता। और खासतौर से क्षत्र पार्टियां हैं, उनकी रणनीति हमेशा से रही है कि वो जातियों के हिसाब से अपना ना सिर्फ टिकट बांटती हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द ही उनका पूरा चुनाव होता है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डीएस चौहान है हमारे साथ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है आरएसएस से। बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। मेरी आवाज आप तक जारी होगी चौहान साहब? जी चौहान साहब, शुरुआत में आपसे ही कर ले रहा हूं। ये पूरा जो प्रकरण है, इसको क्या प्रयोग के तौर पर आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का किया हुआ प्रयोग है, समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है। नहीं, ये उनका आरोप गलत है, क्योंकि आरएसएस तो हमेशा सामाजिक समरसता में विश्वास करता है जी। और उसके ये जो 5 रत्न हैं उनमें से एक है कि हमें समाज को एक साथ लेके चलना है। और आरएसएस में तो बहुत सारे यादव भी हैं, इतने लाखों की संख्या में यादव होंगे जी। तो ये कहना गलत है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति कुछ भी बोलता है उसको ये महसूस नहीं होता कि सामाजिक जो समरसता है वो टूटती है। और ये आक्षेप ही गलत है। ठीक है, स्वामी अनंतानंद धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। अतुल यादव है समाजवादी के स्पोक पर्सन, बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। और ममता त्यागी बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है ममता आपका। अब अतुल यादव साहब, शुरुआत आपसे ही करूं, क्योंकि जो पूरा विवाद हुआ, विवाद यही हुआ कि कथावाचक के साथ कुछ घटना घटित होती है। वो घटना जब सोशल मीडिया और मीडिया में आती है तो अखिलेश यादव उसको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, पैसा भी देते हैं, और फिर उसके बाद उस पर एफआईआर भी हो जाती है, क्योंकि उसके 2 आधार कार्ड। लेकिन यादव वर्सेस ब्राह्मण का एंगल वहीं से उठ गया और आप पर यह आरोप लग रहा है कि प्रायोजित तरीके से कराया गया है। जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहा है, पलटकर आप पर भी लग रहा है। अतुल जी, आप देख पाएंगे और सुन पाएंगे कि जो गांव है वो ब्राह्मण बहुल गांव है और वो भाजपा से समर्थित गांव है। किस प्रकार से एक जाति और एक जाति के लोगों ने सिखा, यानी सिखा हिंदुओं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो या अन्य कोई कास्ट हो, सिखा तो सभी लोग रखते हैं। उस किस प्रकार से नीचा दिखाने के लिए उनका शिखा काटी गई, उनके बाल मूंड दिए गए और नाक रगड़वाई गई और उनपे मूत्र से, एक महिला के मूत्र से छिड़काव कर उनको पवित्र किया गया। क्या ये सब समाज में ये उचित होगा? ये बहुत ही अमानवीय है और कानून के विपरीत है, संविधान के विपरीत है। संविधान, हमारा भारतीय संविधान जाति विभेद की अनुमति ही नहीं देता है। अतुल जी, दूसरी चीज आप नोट कर पाएंगे कि जब ये घटना हुई तो वहां का जिला प्रशासन जब पता चल गया था तो वो वीडियो डिलीट करा सकता था, लेकिन उनके द्वारा वीडियो डिलीट नहीं कराया गया। पूरी देश दुनिया में वीडियो घूम रहे हैं और इंटरनेट पे रोक नहीं लगाई गई। तो पुलिस प्रशासन की चूक है, प्रशासन की चूक है। दूसरी चीज है अतुल जी, आप स्टूडियो में बैठे हैं, एक बात सोचिए, समाज में, गांव समाज में कोई ब्राह्मणों का गांव है, कोई राजपूतों का गांव है, कोई किसी समाज का गांव है। क्या आप 2025 में आजादी के इतने वर्षों बाद किसी व्यक्ति पर ये मूत्र छिड़कना, उसे शुद्ध करना, बाल घोट देना, मतलब किसी का पिता मरता है तब बाल घोटे जाते हैं, यानी कि हिंदू समाज में उसकी शिखा उखाड़ देना, किसी की बेइज्जत करना, क्या हिंदुओं में, हिंदुओं के साथ ये उचित होगा? नहीं। दूसरी चीज है कि ये एक प्रायोजिक ये भाजपा का ही गांव है, भाजपा के ही समर्थित लोग हैं। उन्होंने यादवों को नीचा दिखाने के लिए एक पीडीए के लोगों को नीचा, उसमें एक दलित जो वो ढोलक बजाता था उसकी ढोलक तोड़ दी गई। वो श्याम कठेरिया कहीं अलग समाज से आता है क्या? क्या ये जाति हुई है या नहीं हुई है? आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग समाज से आते हैं, अच्छे लोग हैं। क्या ये चीजें अब सब समाज में उचित लगती है? दूसरी चीज, मीडिया हमेशा गलत चीज कई जगह दिखा रहा है, ये भी मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगा। जो लोग पीड़ित हैं और जिन 4-5 लोगों को पकड़ा और उन पे खल की धारा लगाई और इतिश्री कर ली प्रशासन ने,
ये कहां तक सही है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं दोनों जातियां सम्मानित हैं। अतुल यादव साहब, देखिए यहां पर मीडिया पर आरोप लगा देने से आप ना जो है मजबूत हो जाएंगे, ना बीजेपी के लोग मजबूत हो जाएंगे। सवाल इस बात का है ना कि हमने तो खबर दिखाई कि भाई ये हुआ और गलत हुआ, उसके बाद पुलिस ने एक्शन किया, वो भी दिखाया, सरकार ने, मुखिया ने फटकार लगाई वहां के अधिकारियों को, वो भी दिखाया, उसके बाद जब उसके 2 आधार कार्ड सामने आ रहे हैं तो हमने वो भी दिखाया। तो हम गलत या मीडिया गलत कहां दिखा रहा है? लेकिन इसका जवाब मैं चाहूंगा ममता त्यागी आप दे। भाई बीजेपी समर्थित लोग थे, बीजेपी समर्थित वो गांव था, कम से कम इस, हाँ एक चीज बताना चाहूंगा। बोलिए अतुल जी जल्दी से। नहीं, एक मिनट हुआ सब। यादव कोई ऐसी जात तो नहीं है कि जात छिपानी पड़ जाए, या हमारी जात के लोग कथा ना कहते हो, या हमारी जात के लोग मतलब सम्मानित ना हो, या आपत्ति इस पे तो है ही नहीं यादव जी। तो ये अतुल यादव, इस पे आपत्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो घटनाक्रम हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जो राजनीति हो रही है उस राजनीति के मायने क्या, वो कौन सा प्रयोग हो रहा है? आप कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है? श्वेता, ममता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ममता पार्टी से एक जवाब लेता हूं, ले लेता हूं अतुल यादव, जवाब ले लेता हूं सर। हाँ एक मिनट ममता भाई, प्रयोग का आरोप आप पर भी लग रहा है और आप उन पर लगा रहे हैं, आरएसएस को उल्टा इसमें फंसा दिया। आप सबको पहले तो मेरा नमस्कार। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि यादव के ऊपर, जाति के ऊपर राजनीति सबसे ज्यादा आज तक, अगर आप इतिहास उठाकर, ज्यादा पुराना इतिहास भी नहीं उठाना, मात्र 10 से 15 साल पहले वाला, तो समाजवादी पार्टी ने यह लगातार जातिगत राजनीति का फायदा उठाया और हमेशा देश को कोशिश किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता को कोशिश की है हमेशा जातियों में बांटने की। आपको याद दिला देते हैं 2014 का आर्टिकल जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ, उसमें उसका टाइटल क्या था कि यादवाइजेशन ऑफ यूपी पुलिस हेल्पिंग द एनआरकी इन उत्तर प्रदेश। मीन्स यादवाइजेशन किया गया, स्पेशली यादवों को ज्यादा रिक्रूट किया गया, उन्हें हायर पोस्ट पर रखा गया, और उसकी वजह से यूपी में जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी तरह से हैम्पर हो गई। 2014 में 2 दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ बदायूं में। बदायूं में 22 पुलिस पोस्ट जो स्टेशन थे, उनमें से 16 पुलिस स्टेशन पर यादव लोग पोस्टेड थे, उनके हेड थे, और वहां पर धर्मेंद्र यादव जी जो अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार हैं, वो भी वहां से सांसद थे। तो ये घटना, एक मिनट अतुल यादव जी, मैंने ध्यान से सुना, आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, अतुल यादव जी बात को सुनने की क्षमता रखिए। अतुल यादव जी बात सुनने दीजिए। ममता त्यागी जी, जो आप थानों में, जो इस तरह थानों पर ज्यादातर ठाकुर तैनात है, अतुल यादव जी बात सुन लीजिए। आप संविधान को दरकिनार करते हैं, आप संविधान को भी नहीं मानते हैं। आर्टिकल है, अरे नहीं, आप मीडिया में प्रभुत्ववादी मीडिया, तथ्यों को तो सामने आने दीजिए। जो है जातिवादी मीडिया, जो है तथ्यों को सामने तो आने दीजिए, कम से कम बात तो पूरी होने दीजिए। अरे अतुल भाई, अरे मीडिया पर चर्चा नहीं है, इटावा पर चर्चा है। मीडिया पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जो आप बता रहे हैं वही बात वो बता रही है। आप उनका ठाकुर गिना रहे हैं, वो आपका यादव गिना रही है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यादव, आपके यादव को उन्होंने गिनाया कि कितने थानों पे पोस्टिंग थी, तो आपने उनको गिना दिया कितने ठाकुरों की पोस्टिंग है। दोनों तो बराबर है। एक सेकंड, ममता त्यागी, हो गया अतुल भाई, ऐसे नहीं, एक एक करके प्लीज। काउंटर भी करना है तो छोटा काउंटर होना चाहिए। ममता त्यागी बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी करें। बस मैं शॉर्ट में एक बात बताना चाहती हूँ। आपने संत रविदास जी की एक पुरानी बहुत अच्छी पंक्ति सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का मन ही चंगा नहीं है, तो इनके लिए कटौती में गंगा हो ही नहीं सकती। ये राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दों को उछालते हैं, उन्हें रूप देते हैं। यही मैं चाह रहा था कि असल में पूरे मामले में राजनीति है या नहीं है। अब स्वामी जी से मैं जवाब दूं। स्वामी जी, संतों के नाम पर राजनीति बहुत पुराने समय से हम देख रहे हैं, मौके के हिसाब से अलग अलग पार्टियां उसका इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लग रहा है? क्या उस व्यक्ति के साथ जो हुआ वो तो गलत है, कानून उस पर अपना एक्शन लेगा, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जो आरोप है, फिर उसके बाद इसको यादव बनाम ब्राह्मण बनाया गया, यहां से मामला उठकर सिर्फ इटावा के उस बेल्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो बिहार तक भी गया, क्योंकि वहां पर भी एक पार्टी है जो कि यादवों के भरोसे है, उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना एक जातिगत समीकरण है, और उस परसेंटेज को खो नहीं सकते, ये उनका अधिकार भी है। लेकिन कथावाचक को बीच में लाकर या इस घटनाक्रम को सामने रखकर असल में कौन राजनीति कर रहा है? स्वामी जी अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, शायद तकनीकी खामी है। अतुल भाई आपसे मैं सवाल ले रहा हूं, ये पूरा जो प्रकरण है इसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी यादवों को टारगेट कर रही है। आरएसएस से भी हमारे साथ मेहमान थे, उन्होंने कहा कि आरएसएस में, अगर हम बीजेपी की बात छोड़ दें, आरएसएस में हर एक जाति के लोग हैं, वहां पर जाति लिखी नहीं जाती है। आपने आरएसएस को भी इसमें शामिल कर दिया। बीजेपी से आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, उनकी आपसे है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो आरोप है वो बड़ा गंभीर है कि किसी ने तो प्रयोग किया है, वो चाहे आपने किया या उन्होंने किया। अतुल प्रताप सिंह जी, आप सब एक चीज सोच लीजिए, ये क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब विकास के कार्य नहीं करती है तो जातियों को लड़ाने का कार्य करती है। और इटावा में जो गांव है ये किसका है, किसी को छिपा नहीं है, पूरे के पूरे उस गांव में ब्राह्मण है, उन्होंने यादवों के सर मूंड दिया। और वो यादव, जो बिटावा जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, क्या आप सोच सकते हैं क्या इस प्रकार की घटना का, जो घटना की निंदा क्या आरएसएस ने आके करी, या आरएसएस के जो प्रचारक बड़े बड़े होते हैं, या इनके जो मुखिया है आरएसएस के, क्या किसी ने करी? क्या इसमें हिंदूवादी संगठन आगे आए कि ये घटना गलत है? क्या विश्व हिंदू परिषद के लोग आगे आए कि घटना गलत है? क्यों ये आगे नहीं आया? क्यों? इनको तो लड़ाने में मजा आता है। ये लोग पिछड़ों को उभरता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं। और इन्होंने ये, अगर यही घटना अगर ये पंडित के साथ हुई होती तो सारे के सारे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये ना विलाप कर रहे होते। अगर ये घटना यादवों के साथ हुई है, कोई विलाप नहीं कर रहा है। तो यही सबसे बड़ी लड़ाई है, शिखा यानी कि चोटी। अतुल प्रताप सिंह जी, आपके चैनल पर मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हिंदुओं में शिखा का बहुत बड़ा सम्मान है। यादवों में हिंदू भी सबसे बड़े, एक हमारे भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कथा, हम क्या कथा भी नहीं कह सकते। अगर उस गांव के लोगों को उनकी कथा पसंद नहीं थी तो कानूनन उनकी शिकायत कर सकते थे, थाने मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं अतुल भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी को कथा कहने के लिए आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और इसके तमाम प्रमाण है। और आज आप कह रहे हैं किसी ने मुखालफत की। आज ही देखिए, ब्राह्मण सभा ने एक और भी कथावाचक है जो कि ब्राह्मण समाज से नहीं है, उनका सम्मान किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो घटना हुई वो घटना तो गलत थी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस घटना के नाम पर राजनीति जो होने लगी उसमें ना आप अछूते हैं ना ये अछूते हैं। बहरहाल स्वामी जी, बहुत जल्दी से आप, सवाल सीधा था आपसे कि इस पूरे घटनाक्रम में ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को किसी के शिखा सूत्र को इस तरह से विच्छेद करने का अधिकार नहीं है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से कथा करने का भी अधिकार, जो हमारे भागवत में भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, विरक्तो वैष्णव विप्र वेद शास्त्री विशुद्ध दृष्टांत कुशलम धीरक वक्ता कार्योपि निष्प्रह। और जन्म से जन्मना जायते शूद्रो संस्कारे द्विज उच्यते वेद पाठित भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो यह भी दो पक्ष है। और जहां तक मैं समझता हूं कि यह कोई राजनीतिक करने का बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा नहीं किया गया है। आप एक काम, वहां के लोकल संविधान को धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा यह किया गया है, और ये निंदनीय है। आप बोले थे मैं चुप रहा था, आप कृपया अतुल यादव, अतुल यादव, संविधान की किताब को संविधान के अपडेट नहीं चलेगा। अब जब ब्राह्मण कथा जाएगा तो ब्राह्मणों को सुनाइए, यादव जातियों को सुनाने के लिए बताइए स्वामी जी, बताइए। कृपया शांत रहे, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये मनवाद तो बढ़ाने गलत है, हम मनवाना नहीं दे रहे। भागवत के अंदर भी श्लोक है, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध चलेगी, संविधान में भगवान की भक्ति करने का, भगवान की कीर्तन गाने का, भगवान के भजन करने का सबको अधिकार है। ये चीजें वो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट हुआ है उसका जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि कथा कहने का अधिकार सबको है, महानुभाव के उनके साथ जो भी हुआ है वह गलत हुआ है। ऐसी अभद्रता हिंदू समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मैंने अपना पक्ष रखा, और अपना पक्ष रखने के लिए हमको भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। नौकरी में नहीं आएंगे, मतलब पिछले नौकरी करेंगे, सिर्फ वो खेती करेंगे, वो किसी व्यवस्था में नहीं आएंगे। आपका तो कहना यही हो गया ना?
नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये आप नहीं, अपने आप से तो सोच कहते रहे ही है हो। ना। देखिए, नहीं, ब्राह्मण आप भी कहते भगवान की नहीं, कथा, स्वामी जी, भगवान आप कहते यदुवंशी, तो ये भगवान कहते श्री हैं कृष्ण की टेलीविजन कथा पे करते हैं। नहीं, तो इस ब्राह्मण बात को आप गलत रंग मत दीजिए। आप जो है रंग को अलग रंग देना के प्रयास कर रहे हैं। धर्म नहीं, आपकी धर्म, आपकी नजरों में तो ब्राह्मण ही उच्च है, यादव तो है ही नहीं, यादव किसी का काटो, कुछ भी मैंने काटो, ऐसा आपको कभी नहीं कहा, ये आप सोच रहे हैं। अरे ब्राह्मण भी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। आप ही के शब्द है ना, आप नहीं, अलग तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ही के तो शब्द हैं कि ये कथा तो कथा ब्राह्मण ही करेगा, ये मैंने ऐसा नहीं बोला। आप पूरी बात अतुल यादव जी, आप बात तो लोगों की सुन लीजिए। आप लगातार इतना बोलते जा रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं दे रहे, ना बोलने का ना सुनने का। कर सकता है वो बोलिए बोलिए स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी, फिर बात कंप्लीट करिए। अतुल यादव हो गया, अतुल यादव ऐसा नहीं है भाई, ऐसे नहीं है। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है आपके मंच में नहीं बैठे आपने, आप लगातार ब्राह्मण ऐसे मत करिए प्लीज। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। आपत्ति होती है। बात को जातीय रंगत देने में आप कर रहे हो जातीय रंगत। मुझे तो आपके अंदर संदेह लग रहा है कि आप जातीय रंगत देना चाह रहे हो। कोई भी व्यक्ति भगवान की कथा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन कीर्तन कर सकता है, लेकिन भगवान की कथा जो अनुष्ठान पूर्वक होता है उसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया। विरक्तो वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलम धीर वक्ता कार्य। एक शंकराचार्य जी का भी मैंने बयान सुना था कि ब्राह्मणी कथा कह सकता है, बाद में पलट गए थे अपने बयान से। मतलब मैंने बयान पर कोई पलटा नहीं हूं। मैंने जो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा स्वरचित जो भागवत कथा करने का कौन अधिकारी है, वो बात मैंने कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणी कथा कर सकता है। मैंने कहा है कि जो गुरु परंपरा से संन्यास धारण करता है उसको भी कथा करने का अधिकार है। भगवान का भजन कीर्तन और जब सुमिरन करने का अधिकार सभी समाज को है। और मैं यह भी कह रहा हूं कि वो महानुभाव के साथ जिनका शिखा उच्छेदन किया गया है वो निंदनीय है, और उनके साथ कड़े से कड़े जो भी कानून होते हैं, कानून की कार्रवाई करनी चाहिए वहां के लोगों को और पुलिस प्रशासन को। लेकिन आप देखिए, बात उससे आगे बढ़ गई स्वामी जी। इसको आपने भी कहा कि इसमें राजनीति हो रही है, वो राजनीति कर कौन रहा है, प्रयोग किया किसने या कराया किसने, सवाल इसी का है। तो इटावा में प्रयोग पर आरोप दो तरफा है और पलटवार भी दोनों तरफ से हो रहा। सुनाते हैं आपको कि खुद मुख्यमंत्री ने क्या कहा और सपा अपनी तरफ से क्या दलील दे रही है। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। डीएस चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, आपने कहा कि आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आरोप आप लोग पर लग रहा है। आपने हालांकि तर्क दिया कि आरएसएस में तमाम आरोप लगाने से उनको, लेकिन हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अतुल भाई बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि यादव समाज को खासतौर से टारगेट किया गया। हालांकि उनकी पार्टी के मुखिया ने अभी जो अपनी प्रतिक्रिया सुनाई, उन्होंने कहा कि पीडीएस समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब केवल वोट के लिए काम करना, उनको टारगेट करना के सारे अन्याय हमारे ऊपर ही होते हैं। आरएसएस का तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं, उनका कोई प्लेटफॉर्म है जहां से उनको पॉलिटिकल इस प्रकार की कोई आवाज उठानी हो। हमारा काम समाज में घर घर में जाना है, सबसे मिलना है। जब हम सबसे मिलेंगे तो हमें सामाजिक समरसता चाहिए कि इस प्रकार के उदंडताएं चाहिए। हमें तो सबका प्रेम चाहिए और सबसे हमें प्रेम करना भी है। तभी तो हम आज तक इतने दूर तक गए कि हमने सभी विश्व को जोड़ रखा है। आरएसएस का इससे कोई संबंध नहीं। और आरएसएस चौहान साहब मूर्ति छिड़का गया, इसका खंडन तो आप लोगों ने नहीं किया तुरंत।
हम किसी का खंडन आज तक करते ही नहीं, हम तो केवल काम करते हैं समाज में। सर एक सेवा बता का- दीजिए, किसी 2025 में किसी व्यक्ति पर, किसी जाति पर कोई महिला का मूत्र छिड़क करके उसे पवित्र करने की बात करे तो ये कितना अमानवीय व्यवहार है। ये सभी समाज में कहां शोभा देता है? आप लोग इस विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग इस पे हम बोले न बोले ये तो अलग विषय है, लेकिन ये तो वहां का नहीं, तो क्यों लॉ इसमें अलग है। है? आप इसी पे तो चर्चा हो रही है, उसका मुंडन कर दिया गया। चर्चा तो इसी पे ही है आप- ना, आजकल से चर्चा नहीं है। ये जो है आप उसमें लॉ में जाइए, आप उसका लॉ की सेंटर लीजिए, वहां के कानून व्यवस्था को देखिए, वहां के लोग सरकार इस किसकी बात है? को- सरकार किसकी है? सरकार क्या कर रही है? सरकार लगातार कार्य कर रही है, एक्शन भी ठीक लिया है, जा रहा ममता है। जवाब दीजिए भाई। अब बात आ गई है सरकार पर ही कि सरकार क्या कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद फटकार लगाई, लेकिन चौहान साहब ने इस तर्क पर है कि भाई लगातार आरएसएस एक्शन का लिए रहे हैं और इस पे नजर भी बनाई गई है, होगा, और ये इस कानून पे व्यवस्था इंटरोगेशन का भी की मामला जा रही है और चीजों को पता है तक पहुंचा जा रहा है कि पूरा मामला क्या है और एक्शन भी लिया जाएगा। इस पूरी घटना की हम निंदा भी करते हैं क्योंकि ये सभ्य समाज का नहीं है। कोई भी घटना सब आज के समाज में ये नहीं अकाल्पनिक घटना है जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात कहना चाहूंगी, मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इस पूरी डिबेट में अतुल यादव जी से यह है कि वो दूसरे की बात को पूरा कहने ही नहीं दे रहे हैं, ना उन्हें अपना पक्ष रखने दे रहे हैं। वो जैसे ही दूसरा व्यक्ति अपने पास बात कर, आनंद जी भी अभी महन जी भी जैसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो बात को समझने की पहले कोशिश करिए और उसके बाद में जवाब दीजिए। यादव पार्टी, या कहना चाहिए समाजवादी पार्टी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, समाजवादी पार्टी ने ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जातिगत एक राजनीति का पूरा वातावरण पैदा किया और मुस्लिम तुष्टीकरण की पूरी शुरू से लेकर आखिर तक आज तक लगातार एक राजनीति खेली है और उसके लिए वो आज भी अपनी जड़ें तलाश रही है और उसी की तरफ आगे बढ़ना चाह रही है आगे के इलेक्शंस को देखकर। और ये उनकी सोची समझी साजिश है। जब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कर रहा है, इंटरोगेशन कर रहा है, आगे एक्शन लिए जा रहे हैं, तो इंतजार करना चाहिए कि सबकी बातें जब सामने आ जाएं। जब उनके पास 2 आधार कार्ड, वो फेक आईडी क्यों बना रहे हैं, सारी चीजें एक एक तथ्य सामने आना चाहिए। क्योंकि आरोप तो यह भी लगा कि उस वहां पर किसी महिला से छेड़छाड़ हुई, लेकिन हम कहते हैं हम किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक पूरी जांच हमारे सामने क्लियर ना हो। तो अतुल यादव जी, समाजवादी पार्टी को डिफेंड करते हुए ये सोचिएगा कि आपने ही उत्तर प्रदेश में और देश में पूरी तरह से जातिगत जो समीकरण सेट करने की परिणति है वो आप ही की देन है और आप ही लोगों ने शुरू किया। और अभी आप कह रहे थे, जब भी डिस्कशन हो रहा था कि राम मंदिर में राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाई, आप भूल गए क्या? ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना अभी। अपने आप को, जब आपके पास में वोटों की राजनीति का समय आता है तो आप अपने आप को राम भक्त कहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपको लगता है कि हमें वोट चाहिए। और जब आप कार सेवकों पर गोलियां चले आते हैं तो आपको राम भक्तों की याद नहीं आती। आपने तो शुरू से आखिर तक उत्तर प्रदेश में जो राजनीति की है, मैंने आपको जो आर्टिकल बोला, आपने वो मुझे पूरा पढ़ने भी नहीं दिया, उसके बारे में पूरा बताने भी नहीं दिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का 2014 का आर्टिकल है। मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि तब आपने मुझे पूरी बात नहीं रखने दी थी। यादव जी, अतुल जी देखिए, ये बात गलत है। अतुल जी, राम मंदिर पे चल रही है या कथावाचक पे चल रही है? ये जातिगत समीकरण, गलत चीज आप लोग गलत बोलेंगे, मैं सुनने के लिए बैठा रहूंगा। अच्छा, एक मिनट अतुल भाई, एक मिनट, लगातार पकड़ा नहीं गया की बात ना तो समझे ना सुने, तो बाइलेटरल दोनों लोगों का पक्ष सुनना आपको पड़ेगा। आपने दिल्ली पुलिस पूरा का पूरा यादव आप ही ने किया है, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों के द्वारा पिछड़ों का, अच्छा ठीक है, एक मिनट ममता आ रहा हूं, ममता मैं आपके पास हूं। अतुल यादव, एक मिनट ममता, आप शांत हो जाइए, ममता आप शांत हो जाइए, ममता आप एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट। अतुल यादव एक सवाल में सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अतुल यादव, अरे भाई भाषण मत दीजिए, आपकी पार्टी का राजनीतिक मंच नहीं है क्या? भाषण देने के लिए आए, अकेले बैठे रहेंगे, भाषण देंगे, बाकी और भी मेहमान है यहाँ पर। एक सवाल मेरा पहले सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। अतुल यादव मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। भाई हो गया, इतना लंबा लंबा भाषण मत दीजिए ना, और भी मेहमान है सर। मेरा सवाल है कि आरएसएस ने कुछ नहीं बोला, आपने सवाल पूछा, आपका अधिकार है, पूछिए। मेरा सवाल है कि वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उस पर किसी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार ने एक्शन नहीं लिया, वो भी आपका अधिकार है, सवाल पूछिए। पुलिस के ऊपर भी आपने सवाल पूछा, वो भी आपका अधिकार है, सवाल पूछिए। लेकिन इस घटना के बाद जब वहां पर कुछ लोग गुंडों के तौर पर निकले और वो हिंसा करते हुए, हथियार लहराते हुए पुलिस वालों पर हमला करते हुए बढ़े, तो उस पर तो आपने कोई सवाल नहीं किया।
हमारे देखिए, ना तो हमारे लोग वहां गए ना हम वहां गए। जो अराजक तत्व है उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई करी पुलिस जाने। पुलिस का काम है कि कहीं ऐसी कोई घटना ना घटे। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है। यही तो बढ़िया है ना, यही तो बढ़िया है कि जब बाकी आप पर बात आए तो आप कहें वो जाने, बाकी बातों का जवाब जो है देने के लिए यहाँ पर आरएसएस के लोग हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, संत को भी देना पड़ेगा, बीजेपी को भी देना पड़ेगा। बहरहाल एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। इटावा के कथावाचक कांड पर सियासत भी पूरी तरह से हाई है। मुकुटमणि यादव का भागवत कथा के पहले दिन के बाद ग्रामीणों के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस पूरी राजनीति पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से बातचीत की हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने। सुनिए। कथावाचक के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद से पूरे देश भर में अब सियासत गर्म हो गई है। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जो इस पूरे मामले में बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर कतई जायज नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद जी, जिस तरह का प्रकरण आया है इटावा से, अब पूरे देश भर में सियासत गर्म हो गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये निंदनीय काम है कि कोई भी धर्म का प्रचार कर सकता है और बाकी जो प्रकरण दिखाई दे रहा है वो जांच का विषय है। लेकिन हमारी तो पहली प्राथमिकता है मोदी योगी की और हम लोगों की, एनडीए की, कि भारतीय संस्कृति को बचाया जाए। भारतीय संस्कृति को जो नष्ट भ्रष्ट किया अंग्रेजों मुगलों ने, उसे हम लोग फिर से रास्ते पर लाएं। क्योंकि हम दुनिया में सोने की चिड़िया थे, तब हम विश्व गुरु थे, तो इस चीज़ को फिर से स्थापित किया जाए और उसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग की आवश्यकता थी। अगर इस चीज़ को जो व्यवस्था जिस तरीके से जाति द्वेष फैलाया जा रहा, अगर दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ कि अगर इस व्यवस्था को कायम रहता तो शायद मुर्मू जी आज राष्ट्रपति नहीं होती, बहन जी आज मुख्यमंत्री नहीं होती, तमाम ऐसे लोग मुख्यमंत्री नहीं होते। खुद ही बनाया मुख्यमंत्री मोहन यादव को, फिर सैनी को बना रखा राजस्थान। तो इस तरीके से दलितों, पिछड़ों, शोषितों को, ये अंग्रेजों मुगलों से उजड़े लोग हैं, ये कानून बनाकर उजाड़ा गया है इन्हें। ये जो है देश को राष्ट्रवाद के अनुसार उजड़े हैं, लड़ने के नाते उजड़े हैं, पाइपलाइन, पॉलीथीन सड़कों पर हैं। ये तो खाली नेता चश्मा की एक जाति दिखाई दे रही। 193 जातियां हैं जो निर्बल हैं अंग्रेजों के कानून। उत्तर प्रदेश में देश में 578 जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों ने कहा क्रिमिनल कास्ट है, ये अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद होना क्रिमिनल है। ये तरीके से इन जातियों के साथ कब न्याय होगा, कब ये लोग खड़ा रहेंगे? मान लीजिए अभी आप बड़े नेता देखिए, इस तरह की घटना न हो उसके लिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन राजनीति न हो। राजनीति करने का मतलब आप उसमें जहर घोल रहे हैं, और जहर घोल के आप दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, आपने सुना, जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता नेता होते हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये उनकी बाध्यता भी है और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में असल तथ्य को क्यों छोड़ा जा रहा है? एक व्यक्ति जो कि पहचान छिपाकर खता कर रहा है, सवाल तो उस पर भी उठेगा। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो नहीं होना चाहिए, इस पर सवाल पहले से उठा हुआ है और कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कानून को ही काम करना है। हम और आपने उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन पूरे प्रकरण में यादव, ब्राह्मण या पीडीए को खासतौर से प्रताड़ित करने का ये सिर्फ राजनीतिक आरोप ही है ना, या इसके आगे कोई प्रयोग है? देखिए, ये बड़ी शर्मनाक है जो घटना हुई, और हरिद्वार के संत समाज भी इसकी भर्त्सना करते हैं। और अपनी पहचान क्यों छुपाना? भाई, मेरा नाम अनंतानंद है, मुझे पूज्य गुरुदेव ने अनंतानंद नाम दिया है, तो मैं अपनी पहचान क्यों छुपाऊंगा? पूर्व का नाम अलग होता है, बाद में ब्रह्मचारी दीक्षा या संन्यास दीक्षा के बाद नाम अलग होता है। तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, उनका नाम पूर्व में कुछ और था, अभी योगी आदित्यनाथ है। तो अपनी पहचान छुपाना यह गलत है। ये राष्ट्र के साथ अपनी जो है सो भूमिका में आप संदेह के दायरे में तो आओगे ही। और उनके साथ जो कृत्य हुआ है, उनकी शिखा सूत्र को अगर उच्छेद किया गया है तो यह भी एक निंदनीय है, और सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करे। और ब्राह्मण वर्सेस यादव है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण समझदार है और यादव भी समझदार है। या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस दलितों के या यादवों के विरोध में अगर होते तो एमपी के मुख्यमंत्री जी जो यादव है उनको क्यों बनाते? दलितों के विरोध में होते तो पूर्व के राष्ट्रपति उन्होंने क्यों बनाया? या आदिवासियों के विरोध में होते तो अभी द्रौपदी मुर्मू जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है तो वो क्यों बनाते?
तो यह कहना भी गलत है आपका यादव जी, अतुल यादव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी जाति मत के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। आप लोगों की जातीय जो गणना है वह विश्व विदित है और सभी लोग जानते हैं कि आप लोग किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। तो आपके बड़े आकाओं को भी यह समझना चाहिए कि भारत के लोग अब जागृत हैं। आपकी इन छोटी मोटी इन तरह की घटनाओं को लेके और समाज पे विद्वेष फैलाने वाली बातें आपके नजरों में स्वीकार नहीं होंगे। आप सुनिए, आपकी कमी यही है, आपके अंदर शिष्टाचार की कमी है कि आप दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोग कह रहे छोटी मोटी घटना, किसी पे मुत छिड़क देना छोटी मोटी घटना है, उसकी शिका काट देना, मुत उसको नाक रगड़वा देना छोटी मोटी घटना। आपकी क्या आप बात करते हैं, किस प्रकार का मनोवाद आप रखते हैं, किस प्रकार की आप नहीं गलत चीज, ये गलत चीजें हैं। आपके चैनल में कैसे सुनना पड़ रहा है अब्दुल पूरे दोषियों के ऊपर जो भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप उस घटना को तुल दे रहे हो, उस घटना को ब्राह्मण वर्सेस यादव बना रहे हो, आप लोग बना रहे हो ये घटना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो छोटी घटना है, इस घटना को आप बड़ा बना। भारतीय जनता पार्टी का गांव है वो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने यादव समाज का, पीढ़ी समाज का अपमान किया। इस पर आप लोग आलोचना करने के बजाय कह रहे छोटी मोटी घटना। यादव समाज का अपमान किया है ऐसा नहीं है। अब वहां की घटनाक्रम पे क्या हुआ है नहीं हुआ है उस पे कानून कार्रवाई। आप थोड़े जज बन जाए या लाइन ऑर्डर आप ले लीजिए, फिर मैं जज नहीं बन सकता हूं, करिए। आप ना खाता ना भाई, आप जो कहे वही सही, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक चीज बता, हम गलत बोल रहे हैं क्या? किसी के ऊपर मुत छिड़क देना ये कौन सी सभ्यता है? धन्यवाद। या अमानवीय व्यवहार है स्वामी जी। अच्छा ठीक है अतुल यादव जी, अब यहां पर प्रश्न यह है कि जिस पूरे प्रकरण को लेकर यह मामला सामने आया और आप भी कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना नहीं है, तो उस घटना को आपने अवसर बना लिया क्या इसके बाद जो जातिगत राजनीति होती है जो हर पार्टी को सूट करती है अपने अपने मुताबिक, और इस बेल्ट का जो परसेंटेज है अलग अलग जातियों के हिसाब से वो आपके मुफीद माना जाता है? वो गांव हो सकता है बीजेपी समर्थित हो, लेकिन पूरा इलाका किसका समर्थन करता है ये भी चर्चा में है। बदलाव भी होता है, जनता अपना बदलाव करती भी है। जो प्रयोग किया गया है आपके जरिए किसी के जरिए, उसमें सफलता मिल गई कि नहीं? अतुल प्रताप सिंह जी, आपका चैनल सम्मानित है और मैं जवाब देना चाहता हूं कि आप लोग गलत उठा रहे हैं बातों को। यादव हमेशा आप सही आप बता दीजिए ना, इसीलिए तो आपको बुलाया है भाई। सही आप बताइए, सही तथ्य आप कर दीजिए। आप लोग सब गलत दिखा रहे हैं, गलत बता रहे हैं। नहीं आप सही तथ्य बता दीजिए। मैं सुन तो लीजिए, सुनने की शक्ति रखिए। यही तो आप भी नहीं कर रहे हैं। 3 लोगों को आपने नहीं बोलने दिया, कह रहे हैं कि सुनने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं सबको बोलने दिया, गलत बोलने के उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मैं देखिए, मैं फिर बैठूंगा भी दोबारा आपके चैनल पर। आप लोग गलत मैं टीवी पे बैठने का शौकीन नहीं हूँ, प्रवक्ता अपनी पार्टी का हूँ, अधिकारी प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं कभी भी दबाव में नहीं बैठता हूँ। उसमें शौक नहीं होता है। नहीं, मैं कभी भी दबाव में, अगर आप लोग दिखाने की प्रगति रखेंगे, बोलने नहीं देंगे तो मैं कभी नहीं, इसकी परवाह नहीं करता हूँ। मेरा सीधा सा सवाल है, घुमाइए मत, बोल सीधा सवाल है। मेरा सीधा सवाल है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी उसका पलटवार आप पर आरोप लगाकर दे रही है, उसका जवाब ममता देंगी। आप पर जो आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने प्रयोग किया या कराया है, इसका क्या जवाब है? इसका कोई है आपके पास जवाब? सुन लीजिए, सुनिए, बोलिए। या ये जो ब्राह्मण बाहुल्य गांव है वहां पर कथावाचक जो गए उसमें एरिया पूरा यादव बाहुल्य, मैं वही मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैं भी कन्नौज का रहने वाला हूँ, मैं भी कोई लंदन का रहने वाला नहीं हूँ। हाँ, तो सभी यादवों का एरिया है ये। हाँ, तो यादवों के साथ छिड़क देंगे क्या ब्राह्मण? ये भी गलत चीज है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। भले मत करो, लेकिन है आपका नहीं गलत चीज है। मैं देखिए चौहान साहब, मैं आपका सम्मान करता हूँ, सभी ब्राह्मणों का भी सम्मान है, सभी का सम्मान है, हम एक दूसरे का अनादर ना करें, अच्छा नहीं लगता है ये चीज, अच्छी नहीं लगती है। राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके ये कुठाराघात अच्छा नहीं लगता है। देखिए हम एक जातियों को प्रेम से लेके चलो जो कानून। सर आप एक चीज बताइए, आप आरएसएस के नेता हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं, बड़े नेता होंगे, लेकिन एक चीज बताओ, किसी भी समाज पर मुत छिड़क देना, उस पर नाक रगड़वा देना, ये कहां से सभ्यता है? तो इन चीजों से आप लोग बचाव करते हैं, तो मेरा कहना बचाव करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बचाव करने की उचित नहीं है। समाज में विद्वेष पैदा करना, ये देखिए गलत को गलत कहना उचित है, गलत को मैं भी गलत कहूंगा, सही को उचित है। नहीं, आप लोग अभी स्वामी जी थे, वो कह छोटी मोटी घटना है, आप लोग कह रहे हैं कि मतलब यादव बाहुल्य, यादव क्या है?
नहीं, क्या अगर मैं जातिगत बात करूं, क्या यादवों ने ऐसा किया? नहीं किया। अच्छा ठीक कभी है, ऐसा नहीं ठीक होता है, है। ठीक है। अतुल भाई इसका जवाब ले लेते हैं। आपका दर्द मैं समझ रहा हूं, और जो गलत है वो गलत है, उसको चौहान साहब भी कह रहे हैं, ममता भी कह रही है, स्वामी जी भी यही कह रहे थे, और हम लोग भी यही कह रहे हैं। लेकिन ममता, एक सवाल यह है कि प्रयोग तो हुआ है, अब उस प्रयोग की सफलता किसके हाथ लगेगी ये अलग विषय है। ये सरकारी भारतीय जनता स्तर पार्टी पर के द्वारा जवाब किया देना गया, होता ये है, हिंदुओं में विभाजन करने वो का जवाब तो किया आपसे गया, चाहिए, और क्योंकि ये सरकार आप क्या भाई हो गया अतुल यादव, ऐसे हो गई, ऐसे। पता करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ममता जवाब दीजिए भाई, सरकार की जवाबदेही बनती है, वो सवाल अतुल यादव का जायज है। सरकार की जवाबदेही तो बनती है, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। अतुल यादव जी जिस तरह से पिछले 45 मिनट से हम लोग इस डिबेट में बैठे हैं और जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे सपा का वो टाइम याद आ गया जब यूपी में जंगल कानून होता था। वो शायद भूल रहे हैं, क्योंकि उस समय की सारी घटनाएं इनके लिए छोटी मोटी घटनाएं होती थी। तो अगर कोई गैंगस्टर किसी पुलिस अधिकारी को धमकी देता था, उसका कॉलर पकड़ लेता था, तो इनके लिए आम घटनाएं होती थी। लेकिन आज के समय में मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि जो ये घटना है, इसके लिए योगी जी ने पहले दिन से संज्ञान में लिया हुआ है। इसकी हम पूरी तरह निंदा करते हैं। इसकी पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को सजा भी दी जाएगी। दोनों पक्ष की बातें पूरी तरह से सुनी जाएंगी, और उसी के बाद में इसके लिए पूरा एक्शन भी होगा। और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो न्याय प्रणाली है वो अभी देश में जीवित है और अपना कार्य कर रही है, वो करेगी। लेकिन अतुल यादव जी, आपसे एक बात मैंने बीच में भी टोकी थी, मैं फिर कहना चाहूंगी। एक सभ्य समाज ये कहता है कि हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, और हमारा संविधान जैसे हमें सब पब्लिक डिबेट्स में बोलने का मौका देता है, यहाँ पर भी मौका देता है अपनी बात रखने का, और आप भी उसके लिए बाध्य हैं। अगर आपको समय दिया जा रहा है तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन अगर हमें समय दिया जा रहा है तो इतनी श्रवण क्षमता या इतनी सहनशीलता होनी भी चाहिए कि दूसरे की बात भी और दूसरे का पक्ष भी सुना जाए। और मैंने आपसे पहले कहा था, मैं अपनी बात इस एक लाइन पर खत्म करती हूँ, संत रविदास जी की वो लाइन में फिर से कोट कर देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अभी समाजवादी पार्टी का मन चंगा हुआ ही नहीं है। जब उनका मन चंगा होगा तो उन्हें कटौती में गंगा खुद दिखने लगेगी, और समाज में सामाजिक समरसता भी आ जाएगी। लेकिन अभी तो ये वोटों की राजनीति करते हैं, और वोटों की राजनीति का वही एक इनका सीक्वेंस चलता है, भाजपा विरोध, मोदी विरोध, उस विरोध को करते करते देश विरोध, समाज विरोध, हर तरह से ये सिर्फ और सिर्फ सीट चाहते हैं, सीट। और उसके लिए तुष्टिकरण की राजनीति जातीय स्तर पर भी। लेकिन दूसरा सवाल ये है, उसका मैं चाहूंगा आप जवाब दे दें कि पहले एक घटना हुई, उस घटना पर यहां से लेकर बिहार तक पूरे देश में बवाल मच गया। वो एक घटना सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही, उसके बाद कुछ लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ कि वो काफिला लेकर निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, हथियार होते हैं उनके हाथों में। पुलिस वाले जब उनको रोकने के लिए वहां पर मौजूद है तो पुलिस वालों पर उन्होंने हमला किया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये कंट्रोल करना भी सरकार का काम है, और यही बात कही जा रही है कि हो सकता है कि किसी ने इसको साजिशन कराया हो या किया हो, इसका खुलासा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उसके लिए खुलासा भी किया जाएगा। और अगर रही बात कानून व्यवस्था की और पुलिस की जिम्मेदारी की, तो मैं आपको, या मैं नहीं, पूरी यूपी की जनता ही आपके सामने समक्ष आके गवाही दे सकती है कि जो इस समय यूपी के समय, योगी जी के समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ऐसी पहले कभी नहीं थी। तो इसलिए इसकी घटना की भी पूरी जांच और सारी एक्शंस लिए जाएंगे। उस समय से योगी जी ने ऑलरेडी अफसरों को अच्छे से हटकाया है, और इस घटना की तह तक जाने के लिए, उसके लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए और कोर्ट में सारे साक्ष्य रखने के लिए आगे भी बढ़ा जा रहा है। योगी जी के मॉडल में पूरे देश में एक मिसाल तय की है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही किया जाता है। समाजवादी पार्टी ही थी जिनके सामने गुंडा राज चलता था, पूरा एक राज चलता था। सारी चीजों को, अभी जब मैं बदायूं का भी जिक्र करना चाह रही थी, तो अतुल यादव जी के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी सहनशीलता नहीं थी कि वो इस इंसिडेंस को पूरा पढ़ पाए या सुन पाए। मैंने तो एक आर्टिकल कोट किया था, लेकिन वो आर्टिकल नहीं कोट करने दिया। लेकिन अतुल यादव जी फिर देखिए, आपने वही कार्य कर रहे हैं। अतुल यादव जी आप फिर शुरू, ऐसा नहीं कि अतुल यादव जी आप फिर वही कार्य बार बार कर रहे हैं। अभी शाम तक और भी करनी है। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी चैनल पे बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं। अतुल यादव जी, अगर आप इस तरह से डिबेट करते हैं तो ये सभ्य समाज की एक, ना तो इसमें आपके ऑडियंस को समझ पाएंगे। ममता इसका बहुत छोटा सा काउंटर अतुल यादव से चौहान सर के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। समय की पाबंदी। अतुल यादव मुझे दबाते रहे, पास आ रहा हूं, समझ सकती करता रहा हूं, और मैं चैनल पे देखता रहा हूं। ऐसा बर्दाश्त नहीं, मैं बैठूंगा, संविधान तरीके से बैठूंगा। अच्छा, अपने तरीके से ही बैठिए, लेकिन किसी और को बोलने भी तो दीजिए। और फिर बैठने के बाद कहिए कि आपसे बैठूंगा नहीं कभी। अब मेरा सवाल छोटा सा है, इस पूरे हमारे पड़ोसी भी हैं। हाँ ठीक है, अरे भाई प्रेम से सबसे बात करो। बहुत संक्षेप में चौहान साहब, बहुत छोटा सा काउंटर सर, बहुत छोटा फाइनल कमेंट सर। हाँ, चौहान सर
कहाँ बताएं। मैं तो यही कहूंगा जी। कि सामाजिक समरसता नहीं बिगड़नी चाहिए। चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, सब एक ही है, एक ही समाज के अंग है और सब साथ साथ रहेंगे। न इटावा भागने वाला है, न मैनपुरी, न कन्नौज, सबको एक छोटी सी परिधि में रहना है और वहाँ ठीक सब है अतुल प्रेम से भाई, रहेंगे। आप खुश हैं? आप तो सब- इटावा में ही रहेगा, कन्नौज में ही रहेगा, आप दोनों लोग भाई भाई रहेंगे, मैनपुरी बीच में है ही। फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। देखिए, समाज में मैं चाहता हूं कोई विद्वेषणा ना फैले, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यादव हो, सभी का सम्मान है। देश संविधान से चले, कानून से चले। जो लोग ये इस तरह की घटना करते हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कार्रवाई सपा के या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं करेंगे, हम चर्चा कर सकते हैं। कार्रवाई करने का काम पुलिस का है। बहरहाल बहुत शुक्रिया चौहान सर आपका, ममता आपका भी, अतुल भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में इटावा के जरिए कुछ प्रयोग और साजिश का जिक्र तो हो रहा, लेकिन खुलासा भी बाकी है कि प्रयोग वाकई किसने किया और उसके पीछे का जो मकसद है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। नमस्कार।